अच्छा, अब हम देखते हैं कि हेमरेज की जो ट्रीटमेंट है वो हमने कैसे करनी है। देखिए, हेमरेज की ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमने हेमरेज को अरेस्ट करना होता है। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, एक हमने हेमरेज को अरेस्ट करना है और दूसरा हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है ब्लड लॉस को। यही ट्रीटमेंट है, इसी के ऊपर पूरे का पूरी हेमरेज की ट्रीटमेंट की फ़िलॉसफी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके ऊपर रोशनी डालेंगे, फिर इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। तो ठीक है ना। तो अरेस्ट करने के लिए क्या होता है कि हमने क्या करना होता है, रिकॉग्नाइज़ करना होता है। किसको रिकॉग्नाइज़ करना होता है? सोर्स ऑफ हेमरेज को। अब सोर्स ऑफ हेमरेज को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए हमारे पास एक रूल है, ठीक है ना। वो क्या रूल है? वो ब्लड ऑन द फ्लोर प्लस 4 मोर। ये हमारा निमोनिक है, ब्लड ऑन द फ्लोर प्लस 4 मोर। देखो, एक तो फ्लोर मतलब वो ब्लड जो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, यानी कि हमने सोर्स अरेस्ट करना है ना, अरेस्ट करना है ब्लीडिंग को। तो 4 मोर, एक तो वो हो गया। फिर 4 मोर कौन कौन से? हमने चेस्ट को इवेल्युएट करना है, पेल्विस में देखो रेट्रोपेरिटोनियल हीमाटोमा बनता है बहुत सारा, ठीक है। पेल्विस पे आपको पता है तकरीबन 2000 लीटर से भी ऊपर आपको ब्लड लॉस हो सकता है, ठीक है। इसी तरह एब्डोमेन कैविटी में और थाई में हमने ब्लड का सोर्स ढूंढना है, ठीक है। जैसे ही पेशेंट आता है, फॉर एग्जांपल आपने ब्लड ऑन द फ्लोर देखना है कहाँ से आ रहा है, और 4 मोर, ठीक है। चेस्ट, थाई, एब्डोमेन, पेल्विक कैविटी। चेस्ट सबसे ऊपर से आओ, चेस्ट, फिर एब्डोमेन, फिर पेल्विस, उसके बाद नीचे सबसे नीचे जाओ था थाई। तो सबसे ऊपर चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस और थाई कैप्ट, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या करना होता है, हमने इवेल्युएट करना होता है। क्योंकि हमने अरेस्ट करना है ना, सोर्स ऑफ ब्लीडिंग को ढूंढना है, उसके बाद उसको अरेस्ट करना है, ठीक है। सही है। ठीक है ना। देखिए, जब भी आप सस्पेक्ट करते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, देखो ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, तो आपने क्या करना है, कॉज को ढूंढने की कोशिश करनी है, और कॉज को ठीक है ना ट्रीट करना है, ठीक है ना। कॉज ढूंढने के लिए देखिए, एक्सटर्नल जो हेमरेज है वही वाली बात है। ये तो ऑब्वियस है, आपको नज़र ही आती है, लेकिन आपने फिर मज़ीद जो इंटरनल हेमरेज के लिए, देखो हेमरेज हमने कहा था ना 2 किस्म की होती है, एक्सटर्नल, इंटरनल हेमरेज के लिए फिर आपने क्या करना है, 4 साइड्स, वही वाली बात है, कौन सी? कि चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस और थाई, इनको आपने एग्जामिन करना है, ठीक है, एग्जामिन करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये हुआ कि चेस्ट में हम देखें, चेस्ट में हम हीमोथोरेक्स हो सकता है, ठीक है, या फिर कार्डियक टेम्पोनार्ड हो सकता है, ठीक है। एब्डोमेन की बात करें, एब्डोमेन में आप फास्ट करेंगे और डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लेवाज करेंगे, ठीक है ना। इससे एसाइटिस वगैरह आपको डिटेक्ट हो जाएगा। पेल्विस देखो, रेट्रोपेरिटोनियल जो हीमाटोमा होता है ना, इसका मतलब ये है कि 2000 ml ब्लड तो कहीं नहीं गया ना, ठीक है, याद रखें। उसके बाद थाई में हमने कहा था ना, फ्रैक्चर ऑफ फीमर है तो 1500 ml ब्लड तो कहीं नहीं गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो कि हमने क्या करना है कि हेमरेज की ट्रीटमेंट अरेस्ट कैसे करनी है। सबसे पहले देखिए कि प्रेशर, हम अरेस्ट की बात कर रहे हैं ना, ये देखिए हम अरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो हेमरेज को अरेस्ट कैसे करना है। तो डिफरेंट लोकेशंस पे जो हेमरेज होती है ना, उसको अरेस्ट करने के डिफरेंट छोटे मोटे तरीके, छोटे से लेके बड़े बड़े तरीके हो सकते हैं, ठीक है। प्रेशर, डायरेक्ट प्रेशर ओवर द ब्लीडिंग पॉइंट इस जो है ये इम्पोर्टेंट होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये अच्छा होता है, इफेक्टिव मेथड है फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग इन इमरजेंसी सिचुएशन। हम डेफिनेटली एक इमरजेंसी सेटअप में ऐसे ही होगा, क्योंकि हमेशा तो आप प्रेशर हाथ में रख के ऐसा तो बैठ नहीं सकते ना, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद पैक्स देखें, नेज़ल पैक्स वगैरह जैसे होते हैं, नहीं है, ठीक है। ब्लीडिंग पॉइंट अगर नहीं मिलता आपको, ठीक है ना, तो जनरलाइज्ड ऊजिंग ऑफ ब्लड को रोकने के लिए पैक्स आर बेस्ट, ठीक है। जनरलाइज्ड ऊजिंग ऑफ ब्लड को रोकने के लिए पैक्स जो होते हैं ना वो बेस्ट होते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो ब्लीडिंग सरफेस, ठीक है ना। तो ये पैक बस वही वाली बात है, प्रेशर पैकिंग, प्रेशर में जो बैंडेज जिसको हम बोलते थे, ठीक है। याद रखें, लीवर से अगर इफ़ेक्टिवली लीवर जो है, लीवर अगर ब्लीड कर रहा है, लीवर, ठीक है ना, इससे ब्लीडिंग हो रही हो तो इसको इफ़ेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है पैकिंग के ज़रिए। याद है हमने वो निमोनिक, हमने निमोनिक कह रहा हूँ, वो EMRCS में हमने वो पढ़ा था, ठीक है, MCQ भी। इसी तरह पोजीशन देखें, पोजीशन भी एक तरीका होता है कि ब्लीडिंग को रोकने का। फिर हमारे पास टोर्निकेट है, टोर्निकेट जो होता है लिम्ब की जो
क्या कहते हैं उसको, ब्लीडिंग को रोकने के लिए एक ज़बरदस्त तरीका है एड्रेनलिन सॉक्ड गॉज। ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। गॉज लें, एड्रेनलिन सॉक्ड करें, ठीक है। एड्रेनलिन सॉक्ड गॉज ये स्पेशली किस काम में आते हैं, ऊजिंग को रोकने के लिए। कब, जब एपिस्टेक्सिस पेशेंट की हो रही हो, ठीक है। फिर हमारे पास और मेथड्स की बात करें तो बोन वैक्स है। बोन वैक्स जो होता है ना, ये एक क्रीम फॉर्म में मिलता है मार्केट में। इट इज़ अप्लाइड ऑन द बोन टू स्टॉप ऊजिंग। देखो ये बोन है फॉर एग्जांपल, इसमें कोई आपको कोई चीज़ लगी है तो इसको बोन वैक्स ऐसे लगाना होता है, ठीक है। सो ऊजिंग ब्लड रुक जाती है। डायथर्मी फिर हमारे पास हम कॉमनली यूज ड्यूरिंग ऑपरेशंस, तुम्हें पता है, ठीक है। और टू सील क्या करते हैं हम, इससे ब्लीडर्स रोकते हैं, ठीक है। इसी तरह लाइगेशन की बात करें, लाइगेशन इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम एक आर्टरी फोर्सेप्स लेते हैं, उसके जॉज में, आर्टरी फोर्सेप्स के जॉज में हम क्या करते हैं, ये ब्लीडर पकड़ते हैं। ब्लीडर पकड़ने के बाद उसको लाइगेट करते हैं एब्जॉर्बेबल स्यूचर के साथ, ठीक है। उसको लाइगेट करते हैं एब्जॉर्बेबल स्विचर मटेरियल के साथ, ठीक है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं लाइगेशन, ठीक है। ये तो हम कहते होते हैं ऑपरेशन थिएटर में। इसी तरह थेराप्यूटिक एम्बोलाइजेशन भी एक ट्रीटमेंट है। इसमें क्या होता है कि जो लुमेन होता है ना, ब्लीडिंग आर्टरी का जो लुमेन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फिल करते हैं। फिल करते हैं स्मॉल आर्टिफिशियल एम्बोलाई से, उसे फिल करते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, हीमरेज रुक जाती है, हीमरेज रुक जाती है, ठीक है ना। ये एक इमर्जिंग टेक्निक है, इमर्जिंग टेक्निक है, डेवलप्ड बाय इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट ने ये टेक्निक डेवलप की है, ठीक है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए हमने क्या कहा, हमने क्या कि हिमरेज को अरेस्ट करने के तरीके हमने डिफरेंट पढ़े, ठीक है ना। अब हम रिप्लेस करेंगे डेफिनेटली, जब हम कोई पेशेंट हिमरेज के साथ आएगा तो हम न सिर्फ हिमरेज को अरेस्ट करेंगे, रोकेंगे, बल्कि फ्लूइड वगैरह भी तो देंगे ना। तो इसीलिए दूसरा स्टेप क्या है हिमरेज ट्रीटमेंट का, ब्लड रिप्लेस ब्लड लॉस, ठीक है ना। ठीक है ना। देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है, दिस इज़ बेस्ड ऑन पेशेंट रिस्पांस। अगर तो ये पेशेंट सही रिस्पांस कर रहा है, ठीक है ना, बस एक टर्म लिखी हुई है यहाँ पे कि द डिसीजन टू इनिशिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ बेस्ड ऑन पेशेंट रिस्पांस, ठीक है ना। देखो इनिशियल जो फ्लूइड थेरेपी है ना, इनिशियल फ्लूइड थेरेपी, ये एक ऐसे वर्ड है, इट इज़ नॉट दैट मच मतलब इम्पोर्टेंट, लेकिन बस एक स्टेटमेंट है, इधर फिट भी नहीं आ रहा है, ये कहीं और आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इनिशियल फ्लूइड थेरेपी को अगर हम ऑब्ज़र्व करें, ठीक है, अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो इससे हमें देखो एक क्या चीज़ें पता लगती हैं, इससे क्या हमें पता है, देखो ब्लड लॉस जो है ना पता चल सकता है, ठीक है, ग्रेटर देन एस्टिमेटेड, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको ऑब्ज़र्व करने से हमें क्या पता चल सकता है कि हमें पता चल सकता है कि आया हमने जितना एस्टिमेट किया है ब्लड लॉस का, उससे ज़्यादा गया है इस पेशेंट को। तो ऐसे पेशेंट्स हम एस्टिमेट कर सकते हैं, ऐसे पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब एस्टिमेट से ज़्यादा जिनका लॉस हुआ है, ठीक। इसी तरह ऑन गोइंग ब्लीडिंग तो नहीं, इन भाई इससे इसका भी हम ठीक है ना पता लगा सकते हैं। इनिशियल फ्लूइड थेरेपी हमें ये दोनों पता देती है, आया एस्टिमेटेड ब्लड लॉस से ज़्यादा ब्लड लॉस तो नहीं है, और या फिर ऑन गोइंग ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा है इस पेशेंट में, इन दोनों का, ठीक। अगर ऑन गोइंग ब्लड लॉस हो रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट हम क्या देंगे, ऑपरेटिव इंटरवेंशंस करेंगे, एंजियोग्राफिक कंट्रोल करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। अब हम सर्जन्स हैं, तो सर्जन्स देखो ओटी में जो होती है ना, ओटी में जो रिससिटेशन होती है ना, उसमें एट द सेम टाइम हम डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग भी करते हैं, और एट द सेम टाइम आईवी वॉल्यूम रेस्टोरेशन भी करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं ना ओटी में, साइमल्टेनियस होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, ब्लड रिप्लेसमेंट बहुत जो है ना लाजमी होती है। किन किन क्लासेस ऑफ हेमरेज में, क्लास 3 हेमरेज और क्लास 4 हेमरेजेस में ब्लड रिप्लेसमेंट तो होनी ही होनी है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है। अब देखिए इनिशियल फ्लूइड थेरेपी हम क्या कैसे देंगे और क्या देंगे, ठीक है। वार्म, देखो वार्म
नॉर्मल सलाइन और रिंगर लैक्टेट ये वार्म करके हम क्या करते हैं, इनिशियल रिसस्टेशन में देते हैं, ठीक है ना। और ये जो नॉर्मल सलाइन और रिंगर लैक्टेट ये क्या करते हैं, ये हमारे ट्रांजिएंट जो एक्सपेंशन करते हैं किसके, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम के, ठीक है, ट्रांजिएंट एक्सपेंशन करते हैं। ऑल्सो दे स्टेबलाइज वेस्कुलर वॉल्यूम, ऑल्सो दे स्टेबलाइज वेस्कुलर वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है ना। ये फिर कैसे स्टेबलाइज करता है वेस्कुलर वॉल्यूम को, कंपनाई कैसे करता है, ठीक है। देखो एक तो ये वेस्कुलर वॉल्यूम को कंपनाई करता है, प्लस देखो तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम को भी ये स्टेबलाइज करते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को भी ये पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो कितनी चीज़ें ये बराबर हो रही हैं। क्या इधर क्या इसका स्टेटमेंट है कि दिस टाइप ऑफ फ्लूइड प्रोवाइड्स ट्रांजिएंट इंट्रावेस्कुलर एक्सपेंशन and further stabilizes the vascular volume by replacing accompanying fluid losses into the interstitium and intracellular spaces, ठीक है ना। तो ये फ्लूइड वही वाली बात है, ठीक है ना। तो इंटरस्टिशियम को भी फ्लूइड को भी सही तरीके से ये रिप्लेस करते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड को भी, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा वेग है, ठीक है, बहरहाल सही है, ठीक है। आगे चलो, ठीक है ना। तो देखें इनिशियल जो वार्म फ्लूइड बोलस जो होता है वो हम इसको पेशेंट को देते हैं, ठीक है। इनिशियल वार्म फ्लूइड बोलस पेशेंट को देते हैं, और जब पेशेंट को इनिशियल वार्म फ्लूइड देते हैं तो होता कितना है, देखो वो होता है 1 to 2 लीटर इन एडल्ट्स, और 20 ml पर kg हो सकता है, होता है इन पीड्स में, ठीक है। तो ये बोलस से हमारा, देखो बोलस का तरीका यही है, ठीक है, 1 to 2 लीटर इन एडल्ट्स और 20 ml पर kg इन पीड्स, ठीक है ना। देखें याद रखें इस बोलस में इट इंक्लूड्स प्री हॉस्पिटल फ्लूइड ऑल्सो, ठीक है, इसमें प्री हॉस्पिटल फ्लूइड भी शामिल होता है। वो कैसे, फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे कहे कि 50 लीटर आपको 500 ml आपको रास्ते में आते हुए 2-4 ग्लासेस पिलाए थे, या 500 ml इनको IV ड्रिप लगी थी, तो हम उसमें इसको ऐड करेंगे तो हम 2000 नहीं लेंगे, 2 लीटर नहीं देंगे, हम 1500 ml देंगे। तो ये बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम पेशेंट रिस्पांस देखेंगे, ठीक है ना। पेशेंट रिस्पांस देखेंगे, देखो इस मामले में पेशेंट हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। रिस्पांस के मामले में 3 पैटर्न्स हमारे पास होते हैं, रैपिड रिस्पांस वाले पेशेंट्स, ट्रांजिएंट रिस्पांस वाले पेशेंट्स, और मिनिमल या नो रिस्पांस वाले पेशेंट्स, ठीक है ना। अब जो रैपिड रिस्पांस वाले पेशेंट्स हैं, ये रैपिड रिस्पांस वाले पेशेंट क्या करते हैं, ये रैपिडली रिस्पॉन्ड करते हैं टू द बोलस, रैपिडली रिस्पॉन्स करते हैं टू द बोलस, और जल्दी से ये क्या हो जाते हैं, हीमोडायनेमिकली स्टेबल शो करते हैं अपने आप को आफ्टर द बोलस, ठीक है। देन हमने क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है, ये रिड्यूस करना होता है फ्लूइड्स को टू अ मेंटेनेंस रेट, ठीक है ना। इसको मेंटेनेंस रेट तक रिड्यूस करना होता है। देखो पेशेंट जो होता है, ऐसा पेशेंट इसमें ऑन गोइंग लॉस कोई भी नहीं होता, ऑनगोइंग लॉस नहीं होता, और इसमें लेस देन 20% ऑफ द ब्लड जो होता है ना वो लूज़ होता है, लेस देन 20%। देखो जो 15% ब्लड क्या होता है 750 ml, तो लेस देन 20% 750 से 1000 के बीच में ये ब्लड लॉस हो सकता है इसको। तो ये एक गुड रिस्पॉन्डर, रैपिड रिस्पॉन्डर होता है। एक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर होता है, पेशेंट रिस्पॉन्ड तो करता है लेकिन रिवर्सेस बैक टू द इनिशियल कंडीशन इन 10 to 20 मिनट्स, नेक्स्ट 10 to 20 मिनट्स में वापस चला जाता है पेशेंट, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि मॉडरेट ऑनगोइंग ब्लड लॉस होता है, ज़्यादा 12-20% से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये ट्रांजिएंट ब्लड लॉस कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना होता है, सोर्स ऑफ ब्लीडिंग को ढूंढना होता है और उसको ट्रीट करना होता है, याद रखें, क्योंकि ऑनगोइंग ब्लड लॉस है। हमने क्या कहा था, रैपिड रिस्पॉन्डर्स में ऑनगोइंग ब्लड लॉस नहीं होता, इतना बड़ा क्रॉस दिया था हमने, ठीक है, ये देखो इतना बड़ा क्रॉस दिया था, जबकि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर्स में ऑनगोइंग लॉस होता है, ऑनगोइंग लॉस होता है, मॉडरेट ऑनगोइंग ब्लड लॉस होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हमने क्या करना है, फाइंड द सोर्स एंड ट्रीट इट, ठीक है। इसी तरह मिनिमल या नो रिस्पांस, ठीक है, मिनिमल या नो रिस्पांस, देखो मिनिमल हो और नो रिस्पांस, ठीक है, मिनिमल और नो रिस्पांस मतलब इसमें ना मेजर हमने क्या कहा था, हमने क्या था कि जो ट्रांजिएंट में मॉडरेट ऑनगोइंग ब्लड लॉस था ना,
तो मिनिमल रिस्पांस वालों में ये तीसरा है हमारा, ठीक है ना। मिनिमल रिस्पांस वालों में मेजर ऑनगोइंग ब्लड लॉस होता है, मेजर ऑनगोइंग ब्लड लॉस होता है, ठीक है ना। अच्छा, मेजर ऑनगोइंग ब्लड लॉस होता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हेवी वॉल्यूम डिप्लीशन होती है ड्यू टू अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग। ऐसे पेशेंट्स में फ्लूइड्स बिल्कुल काम नहीं करेंगे, फ्लूइड्स बिल्कुल काम नहीं करेंगे और ये रिस्पॉन्ड करेंगे फ्लूइड्स को, और इसको आपने क्या करना है, डेफिनेटली ले जाके सर्जिकल इंटरवेंशन करनी है, ठीक है। ठीक है, देखो ऐसे पेशेंट्स जो रिस्पॉन्ड नहीं करते उनमें हमने कहा कि जो है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑनगोइंग ब्लड लॉस है ना, ऑनगोइंग ब्लड लॉस है। तो ये तो हमने कहा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। देखें, याद रखें, रेयर ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पंप फेलियर भी होता है, ठीक है ना। फेलियर टू रिस्पॉन्ड इज़ नॉट ऑलवेज ब्लीडिंग, ठीक है, बट ऑन रेयर ओकेजन्स पंप फेलियर कैन ऑल्सो बी द कॉज ऑफ नॉन रिस्पॉन्डर्स, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कार्डियक इंजरी की वजह से कार्डियक टेम्पोनार्ड हो सकता है। इसी तरह टेंशन न्यूमोथोरेक्स वगैरह में भी ये क्या कर सकते हैं, टेंशन न्यूमोथोरेक्स में ये रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, याद रखें। देखो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि ये रिस्पॉन्ड नहीं करते टेंशन न्यूमोथोरेक्स में और कार्डियक टेम्पोनार्ड में, ठीक है ना। इसमें हमने लिंक टू दोनों में, टेंशन न्यूमोथोरेक्स में और इसमें लिंक देना है लाजमी।